हेलो एमर्स, हम लोग पुनः आ चुके हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप लोग पिछले 3-4 लेक्चर से पढ़ रहे हैं कि ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी से संबंधित हम लोग कई सारी टर्मिनोलॉजीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने एक लेक्चर के अंदर अपनी बात को अधूरा छोड़ा हुआ था, जहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फंडामेंटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इज द टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्स, यानी हमारे मूलभूत बलों का एक प्रकार है ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट मीन्स ये सिंपल और सिंगल एक बल है। इस तरीके से कहना ये है कि ऐसे हमारे पास कई और बल प्रेजेंट होंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा वो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को अभी वहीं पे स्टॉप करके पहले इन बाकी फंडामेंटल फोर्सेस को पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे चलाएगा। दैट मीन्स हम धीरे धीरे आगे चल रहे होंगे। क्लियर है? लेकिन सबसे पहले आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? बाकी के फंडामेंटल फोर्सेस। तो फंडामेंटल फोर्सेस कैसे फोर्सेस है भैया? ऐसे फोर्सेस जो नेचर में अपने आप एग्जिस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स नेचर है तो इसलिए ये फोर्स है। इन फोर्स को अलग से नहीं लाया जाता है, ये नेचर के साथ फ्री में मिलते हैं। समझ पा रहे हैं? नेचर मतलब हमारी प्रकृति, हमारे चारों ओर का पर्यावरण, हमारे चारों ओर का के आसपास का, मतलब हमारे आसपास का जो भी परिवेश है, इसमें क्या है? ये चारों के चारों फोर्सेस अपने आप क्या है? यानी इन चारों फोर्सेस के कारण ही हमारा नेचर है। सीधा सीधा मैं ये बोलूंगा कि इन चारों के कारण ही आप जो परिवेश देख पा रहे हो वो आज के डेट में है। कारण क्या है? इन फंडामेंटल फोर्स। ठीक है, अब ये फंडामेंटल फोर्स क्या होते हैं ये समझ में आ गया कि भैया ऐसे फोर्स जो हमको नेचर के साथ फ्री में मिले हैं और इन्हीं फोर्स के बदौलत हमारा नेचर चल रहा है। ठीक है, अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तो टोटल 4 प्रकार के। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया। ऐसी बात नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हैं कि हम अभी कहेंगे सरप्राइज 4 बल आएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले से जानते हो इनको। सबसे पहले नंबर पे आता है मोस्ट फेमस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। दुनिया का सबसे जाना पहचाना बल। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो बल आता है उसका नाम क्या है? उसका नाम बताइए, फटाफट बताइए, आपको पता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल। वेरी गुड, कोई बात नहीं, अपने पास फ्लैश लाइट है, पूरी व्यवस्था लेके चलते हैं हम लोग मोबाइल के साथ। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स, यानी दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल। और उसके बाद चौथे नंबर पे आता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, तो ये 4 तरीके के बल हमारे पास हैं। क्लियर है? इन्हीं चारों के बारे में हमको जानना है। ओके, इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, इसी के बारे में तो 3 दिन से जान रहे थे, है ना। तो ये तो हम समझ चुके हैं और इसके बारे में भी हम इस पूरे चैप्टर के अंदर समझते ही रहेंगे। तो इसकी कहानी अपने आप में अलग है, तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ। ठीक है, बस इतना कहूँगा कि सबसे कमजोर बल है ये। दुनिया का सबसे कमजोर बल कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, बिल्कुल सर। अब आता है दूसरे नंबर का बल। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन फिलहाल में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको पढ़ेंगे अभी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? जैसा कि आप नाम में ही देख रहे हो, एक तो है विद्युत, दूसरा है चुंबकीय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये बल क्या होता है इसको बड़े अच्छे से समझिएगा भाई। एक आ गया इलेक्ट्रिसिटी, एक ले लो इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा ले लो मैग्नेट। अब पहले इन दोनों को अलग अलग पकड़ो, इन दोनों को अलग अलग पकड़ो, पहले इन दोनों को आइसोलेट करके पढ़ो। तो सबसे पहली बात आती है इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है भैया? इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन दौड़ना स्टार्ट कर दिया, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। आएगा समझ में? इलेक्ट्रॉन का दौड़ना ही जो इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से जो घटना उत्पन्न होती है वही क्या कहलाती है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। सीधा सीधा या विद्युत आता है वही।
ठीक है। अब हम अगर बात करें तो यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से कि भैया यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये क्या होता है, इसको पकड़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिसिटी मतलब यहाँ पे भी एक बल होगा और उस बल को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, तो दो चार्जेस के बीच में, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। मतलब क्या है, समझ में आ रहा है अभी? देखिए मैंने अभी जस्ट बोला कि ये ऐसे फोर्सेस हैं जो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। भैया नेचर है तो इनके साथ ये फ्री में मिले हुए हैं। अब नेचर में आपके पास क्या आए हुए हैं, ऑब्जेक्ट। नेचर में आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट। समझना है ध्यान से, ऑब्जेक्ट मिला हुआ है। नेचर में क्या है, चारों ओर सब के सब क्या है, ऑब्जेक्ट है, पदार्थ है ना, सब्सटेंस है, बोल सकता हूं मैं। और ये जो ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस है जिनको हम बोल रहे हैं, इनके पास क्या होगा, मास होगा, है ना। तो मास होने के कारण हम क्या बोल देते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा, आया ना, बोल देते हैं। लेकिन मास होने का एक और कारण है कि इनके पास क्या होंगे भैया, पार्टिकल होंगे। क्या होंगे, पार्टिकल। पार्टिकल मतलब क्या होंगे, इनके पास एटम होंगे। यानी किससे मिलके बने होंगे, एटम से। मास है मतलब पार्टिकल है, पार्टिकल मतलब एटम है। मास के कारण तो मैंने बोल दिया कि क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन मास का एक और फैक्टर है कि भैया मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब वो कणों से मिलकर बना होगा, और कणों का मतलब एटम यानी परमाणु की बात हो रही है। और जहां परमाणु आया वहीं से गेम स्टार्ट होता है। गेम कहां से स्टार्ट होता है, परमाणु के आने से। इसको मिटाओ फिर यहीं पे समझाऊं। कोई भी पदार्थ यानी इस नेचर के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, और जो छोटे छोटे कण मतलब उनको हम बोलते हैं एटम। एटम मतलब परमाणु। तो सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु होता है, एटम होता है। इस परमाणु की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको कि सर बीच में इस परमाणु के कुछ एकदम छोटा सा क्या नहीं मिलेगा, नाभिक मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक छोटा सा क्या मिलता है, गोलाकार संरचना मिलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है ना, न्यूक्लियस। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ एज्यूम्शन है। एज्यूम्शन मतलब ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी हम मान के यही चलेंगे, तभी आप समझ सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक। और इस नाभिक के अंदर दो कण आपको नजर आएंगे, एक आएगा प्रोटॉन, दूसरा आएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, और इस नाभिक के चारों ओर बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं बनी होती हैं, बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं बनी होती हैं, जिनके अंदर कौन दौड़ रहा होता है, तो एटम का एक और कण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। यानी इन कक्षाओं के अंदर चक्कर लगा रहा होता है इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब मैं अगर यहाँ से इतनी बातों को पकड़ूं तो ये मैं बोल सकता हूँ कि एक पदार्थ है, पदार्थ मतलब ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस, जो भी बोल लो अपनी भाषा में, उसके पास मास होता है। मास मतलब पार्टिकल होता है, पार्टिकल मतलब एटम होता है, और उस एटम के अंदर तीन अलग से पार्टिकल नजर आएंगे। वो होगा एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा होगा प्रोटॉन, और तीसरा होगा न्यूट्रॉन। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अपना अपना नेचर होता है। समझ पा रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अपना अपना क्या होता है, नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है निगेटिव। इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है, निगेटिव। ये एज्यूम्शन है केवल। प्रोटॉन का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल। ये क्यों बोला जा रहा है, ये इसलिए बोला जा रहा है, इसको समझिएगा थोड़ा, इसका कारण मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को देखा गया कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, सर वो तो होंगे ही होंगे, क्योंकि वो कणों से मिलकर बना है। कणों से मिलकर बना है मतलब एटम है, एटम का मतलब इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे। हाँ तो वो तो है, अंदर तो है ही है, लेकिन ऊपर आ गए इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन। यानी एक ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, कणों से मिलकर बना है तो इलेक्ट्रॉन तो भरा पड़ा है अंदर, है ना, लेकिन इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो देखा ये गया कि भैया ये इलेक्ट्रॉन आने से ये कुछ अलग तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। क्या करना स्टार्ट कर देता है, अलग तरीके से। अब कैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, तो ये किसी को अपनी ओर चिपकाने लगता है, यानी खींचने लगता है। किसी दूसरे पदार्थ को क्या करना स्टार्ट कर देता है, खींचना स्टार्ट कर देता है। समझ पा रहे हैं, मतलब जितना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से इसके अंदर इस पदार्थ के अंदर एक गुण आ जाता है। ये पदार्थ क्या करना स्टार्ट कर देता है, चिपकाना स्टार्ट कर देता है। समझ पा रहे हैं? या
अगर मान लीजिए एक पदार्थ है तो उस पदार्थ के अंदर कण है, कणों के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो सपोज जितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, जितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन उससे कम हो गए, उससे कम हो गए। मतलब एक पदार्थ के अंदर नॉर्मली हम बोले तो 100 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन अभी कितने हैं, 99 इलेक्ट्रॉन है। तो उस कंडीशन में मैं ये बोलूंगा कि इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब निगेटिव आप पकड़ लीजिएगा, और इलेक्ट्रॉन के घटने का मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी जब इलेक्ट्रॉन घट जा रहा है इस परमाणु से, तो भी इसके पास क्या आ जा रहा है, चार्ज आ रहा है। मतलब ये अलग तरीके से बिहेव करने लगा है, चिपकाने का काम करने लग रहा है। वैसे ही अगर बढ़ जा रहा है तो भी ये क्या करने लग रहा है, चिपकाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो पदार्थ के इस गुण को क्या बोला गया, आवेश। क्या बोला गया, आवेश, चार्ज। चार्ज क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। ये पदार्थ का गुण है, ये पदार्थ का एक गुण है। ये गुण कहाँ से आ रहा है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने या बढ़ने से। अब ये गुण क्या करता है, ये गुण आ गया तो वो दूसरे सेम टाइप के चार्ज को दूर भगाना स्टार्ट करेगा या चिपकाना यानी खींचना, यानी अपने से अपोजिट चार्ज वाले को खींचना स्टार्ट करेगा। समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे कण होंगे, कणों का मतलब एटम होगा, एटम के अंदर 3 कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, मैंने यहाँ पे केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की बात की है। अब मैं अगर और डीप में जाना चाहूँ, अगर आप और अंदर तक गहराई में कूदना चाहते हैं तो चलिए और कूदा देते हैं हम आपको। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक बार कूद जाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं छलांग मार ही लीजिए इसमें। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा अगर आप कूदेंगे अंदर तब। तैयार हैं आप लोग? अरे कुछ पकड़ उकड़ के कूदिए, मतलब बाहर भी आ जाइएगा, नहीं तो ऐसा हो कि फिर उसी फ्लो में आप रह ही जाइए अंदर। हम तो चले आएंगे, हमको आप पता है फिर कैसे आना है। पैरासूट, अच्छा पैरासूट, हम क्या पैरासीटामोल वहाँ लेके जा रहे हैं। चले ठीक है, ध्यान से समझिएगा होता क्या है भाई। मैं पुनः बोल रहा हूँ, एक पदार्थ को मैं पकड़ता हूँ तो इस पदार्थ के अंदर छोटे छोटे क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे कण जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। हम जब किससे देखेंगे, माइक्रोस्कोप से, तब हमको ये छोटे छोटे कण दिखाई देंगे। अब मैं जितना बड़ा बना रहा हूँ इसमें कई करोड़ एटम इतने में ही आ गए होंगे, इतने में ही कई करोड़ एटम आए होंगे। तो मैं एक को पकड़ लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ये एक क्या है, एटम है। मैं भी उतना छोटा नहीं बना सकता भाई, है कि नहीं है। तो मैंने एक को पकड़ लिया, मतलब ये छोटे छोटे कण है, छोटे छोटे कण मतलब एटम है। तो मैंने एक को पकड़ लिया, ये बन गया आपका एटम। ठीक है, अब इस एटम के अंदर मैं माइक्रोस्कोप से देख रहा हूँ, सभी बातें कहाँ से आ रही हैं, माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी, जो छोटी से छोटी चीज जो हमारी नग्न आंखें नहीं दिखा सकती। नग्न आंखें मतलब ये जो आंखें हैं, ये आंखें नहीं दिखा सकती नॉर्मल तरीके से। उसके अंदर जब हम चश्मा पहन लेते हैं, यानी ऐसा चश्मा जो हमको ऐसी चीज दिखा देता है जो हम नहीं देख सकते। समझ पा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी। अब होता क्या है कि जब हम सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हैं तो हमने जूम किया, जूम करने से हमको ये नजर आया कि इस कण के अंदर, पहली बात तो हमने जूम किया तो पहले छोटा छोटा ऐसे कण नजर आया, फिर मैंने और जूम किया तो इसके ऊपर मैंने जूम कर लिया। जूम करने के बाद मुझे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आया, ऐसा नजर आएगा तो नहीं, लेकिन एज्यूम कर रहे हैं हम लोग। तो आधे लोग एक्सेप्शन में कई लोग हायर क्लासेस से स्टडी करके आए होंगे, कोनो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आया होगा, कोनो कैलिफोर्निया से आया होगा, कहेगा एटम का स्ट्रक्चर ऐसे कैसे ये होता है। समझ पा रहे हैं, तो समस्या ना बढ़े इसीलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं भाई कि ये एज्यूम्शन है, इसी पे हमको आगे बढ़ाना है जीवन। क्योंकि अगर हमने इसको एज्यूम नहीं किया, देखिए आपको पूरे 11th या 12th तक ऐसे ही एज्यूम करके चलना है। क्योंकि अगर 3D मॉडल मैंने बता दिया इसका, तो आपका यहाँ से खत्म। इस मॉडल से भले ही ये गलत है, लेकिन इसी से आप सेटिस्फाई हो सकते हैं और इसी से आप जीवन चला सकते हैं। तो आप बस इसको याद रखिए, बाकी भूल जाइए, क्योंकि बाकी भी सही नहीं है। तो जब कोई नहीं सही है तो यही सही है। ठीक है, ये भले ही गलत है लेकिन ये सही है। चलिए, अब गलत सही का फैसला हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे। तो हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आता है। अब इस स्ट्रक्चर में हमको ये नजर आता है कि बाहर तो पूरा का पूरा खुला है, फ्री है, लेकिन ये बीच वाला पोर्शन जो है एकदम दबा हुआ है, एकदम दबा हुआ है, कचकचा के एकदम दबा हुआ है। समझ पा रहे हैं? और इसके अंदर है क्या, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो है क्या, इसके अंदर भी कण नजर आ रहा है।
इस एटम के, मतलब ध्यान से देखिएगा, इस पूरे एटम में कण नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो दिख रहा है कि ये कण है, इसके अंदर कण नहीं है, इसके अंदर भी कण है, इसके अंदर भी कण है। देखिए एक एटम के अंदर भी आपको ऐसे कण नजर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 8, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं तो 1 2, फिर ऐसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ऐसे ही यहाँ पे भी है। तो जब मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूंगा तो मुझे क्या नजर आ रहा है, बहुत सारे कण इस छोटे से पार्टिकल के अंदर भी नजर आ रहा है, और बीच वाला पोर्शन जो है एकदम डेंस है, बहुत ज़्यादा हाईली डेंस है। हाईली डेंस मतलब यहाँ पे एकदम छोटे से पोर्शन के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, कण है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इसके अंदर भी बहुत सारे क्या हैं, कण ऐसे। ऐसे अभी तो ये तो ठीक है, अभी इसके अलावा भी एक और कण नजर आएगा। दिख रहा है? तो घनापन ज्यादा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया ना? देखिए ऐसे, ये सब सोच लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, जीवन धन्य है आपका, खत्म। कहानी कुछ ऐसी हो रही होगी। बाबू आपको मजाक लग रहा है, लेकिन सत्यता यही है। बस ऐसे समझ पा रहे हैं? बाहर क्या है, फ्री है, फैला हुआ है, जगह ज्यादा है, लोग कम है। अंदर देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं? इस तरीके की स्थिति नजर आ रही है। फिर मैंने माइक्रोस्कोप को और जूम किया, मतलब माइक्रोस्कोप से और जूम किया, तो मुझे और जूम करने पे फिर एक फिगर मिला कि मतलब फिर ऐसे नजर आ रहा है कि इसके अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन, ऐसे पी 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 एन, मतलब पहले पी पी बना लेते हैं, सब पी पी है। ठीक है, फिर एन 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 एन, तो जूम करने पे इसके अंदर हमको क्या मिल गया, ये। समझ पा रहे हैं? हाँ, अरे पेयर का मतलब नहीं है भैया, दो अलग अलग कण हैं। समझ पा रहे हैं? बगल बगल में इसलिए बैठा था कि पकड़ के बैठे रहे, हिले डुले ना। अभी उसकी भी कहानी है, समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से कहानी है भाई, क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत? ऐसे आपको मिलेगा एक पदार्थ के अंदर की संरचना। ठीक है, अब एक चीज देखी गई, जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैंने देखा तो एक चीज मुझे नजर आया कि भाई जितने बाहर ये ई मतलब ये बाहर देखा गया तो सेम पार्टिकल है, लेकिन अंदर दो अलग अलग पार्टिकल है। ठीक है, पहली बात। अब ये भी देखा गया कि बाहर जितने पार्टिकल हैं उतने ही इनमें से एक टाइप का पार्टिकल भी उतना ही है। अब मैं ज्यादा इतना उतना करूंगा तो कंफ्यूजन आ जाएगा, तो मैं मान लेता हूं कि बाहर, मैं मानूं क्या, मुझे पता ही है बाहर ये क्या है आपका, ये एक्चुअल में था क्या, ये एक्चुअल में नाभिक था, है ना, ये न्यूक्लियस है, यही आपका क्या है, न्यूक्लियस है। थोड़ा अच्छे से समझेंगे सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये बाहर जो है ये सब की सब क्या है, कक्षाएं हैं, वही मैं यहाँ पे बता रहा था आपको। ठीक है, ऑर्बिटल है ये सब के सब। और याद रखिएगा कि नाभिक के अंदर ये संरचना नजर आ रही है कि दो अलग अलग कण हैं, दो अलग अलग कण हैं, जबकि नाभिक के बाहर जो बाकी ऑर्बिटल्स हैं उसमें सेम टाइप के पार्टिकल हैं। तो नाभिक के बाहर जो पार्टिकल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और नाभिक के अंदर जो हमको दो कण नजर आते हैं उनमें एक कण जो है आपका, जो पी से रिप्रेजेंट होता है वो क्या है आपका, प्रोटॉन है, और जो एन से रिप्रेजेंट होता है वो क्या है, न्यूट्रॉन। क्लियर है? yes, sir. बिल्कुल। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, इसमें कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अब कहानी में क्या आता है नजर कि भैया जितने इलेक्ट्रॉन है बाहर, इस नाभिक के बाहर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही नाभिक के अंदर प्रोटॉन है। ये बात याद रखिएगा, जितने नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन है उतने ही नाभिक के, सॉरी नाभिक के बाहर प्रोटॉन है, सॉरी नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन है। तो जितने अंदर प्रोटॉन उतने बाहर इलेक्ट्रॉन, संख्या की बात हो रही है। ठीक है, आई बात समझ में? बिल्कुल। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या वैलिड नहीं है कि मैं ये बोल दूँ कि नहीं न्यूट्रॉन की संख्या भी प्रोटॉन की संख्या के बराबर है या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। अब मैंने क्या किया, तो अब मैंने
इन पूरे में से एक एक पार्टिकल को बारी बारी निकाला। अब मैं एक एक को क्या करूंगा, बारी बारी निकालूंगा। सबसे पहले मैं किसको निकालूंगा, इलेक्ट्रॉन को, सबसे आसानी से मैं निकाल सकता हूं। फिर मैं प्रोटॉन को निकालूंगा, फिर न्यूट्रॉन को निकालूंगा। तो बारी बारी मैं निकाल के एक एक करके इनकी प्रॉपर्टी चेक करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं इनके प्रॉपर्टी को। अब देखिए क्या होता है, जब मैं पहले इलेक्ट्रॉन को निकालता हूं, तो जब मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूं तो मुझे बहुत इजी वे में, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि बड़ा आसान था इलेक्ट्रॉन को निकालना। बहुत आसानी से मैंने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, निकाल लिया। और जब मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाला तो इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी बातें मैंने यहाँ से मतलब उसकी प्रॉपर्टी समझी। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक प्रकार का कण है। सर परमाणु भी कण है, ये भी कण है। तो हाँ बिल्कुल, इसको सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं, यानी एटम के पार्टिकल हैं ये। ठीक है ना, एटम के पार्टिकल हैं। सबसे छोटा कण एटम कहलाता है। शुरुआत में ऐसा ही माना जा रहा था कि सबसे छोटा कण एटम है, लेकिन बाद में ये पता चला कि नहीं, एटम के अंदर भी क्या है, कण है, और इनको हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल में मैंने सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल निकाला है इलेक्ट्रॉन। अब मैं इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी यहाँ पे देख रहा हूँ, तो मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। मैं अभी फिलहाल में अपने वे में समझूंगा ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब खोज हुई तो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी समझी गई। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी आप जाके 11th के अंदर परमाणु मॉडल स्टार्ट होगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन की खोज बताई जाएगी, जहाँ पे आपको रेज वेज कहानी ऐसे स्टार्ट की जाएगी कि भैया वैक्यूम ट्यूब था, उसके अंदर इधर से क्या बोलते हैं, हाई इलेक्ट्रिसिटी में डाल रहा था। ठीक है ना, 2 प्लेटें थीं, तो इधर से रेज निकल रही थी, तो उन्हीं रेज को हम लोगों ने पहले क्या किया, एनालिसिस किया। बाद में पता चला कि वो रेज और कोई नहीं थी, वही थी आपकी इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, बाद में यही सब कहानियाँ आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो वो तो तब आप वहाँ पे पढ़िएगा, फिलहाल के लिए हम बताते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की खोज की गई, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल के मैं इलेक्ट्रॉन को चेक कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है कि अगर मैं किसी ऐसे बॉडी के पास लेके जा रहा हूँ, किसी ऐसे बॉडी के पास लेके जा रहा हूँ जिधर क्या है, आवेश की कमी है या इलेक्ट्रॉन की कमी है, उधर ये भाग रहा है। या फिलहाल में मैं ऐसे बोलूँ कि उसको भी उतना हाईली लेवल पे ना ले जाए। मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि मैं जब निकाल के लाया तो मैं खुद खोज करूंगा ना, तो मैं यहाँ पे खोज कर रहा हूँ, और खोज करने पे मुझे ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज। कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम माइनस चार्ज है। और कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पहली बात। दूसरी बात, इसको देखा गया, इसका वेट भी नापा जाएगा, निकाल के लेके आए तो वेट भी नापा जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना आएगा, 9.1 × 10⁻31 kg। ये क्या है, मास है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो देखा गया कि मास जो निकल के आया भैया 9.1 × 10⁻31 kg है। ठीक है, ये चार्ज है, माइनस होता है और इतना होता है। इतनी प्रॉपर्टी हमको समझनी है भाई। हाँ, आपसे कोई बोल देगा खोज किसने की थी, तो फिर इसकी खोज किसने की थी, तो जे टॉमसन ने। ठीक है ना, जे टॉमसन ने, थॉमसन वैसे बोलते हैं इनको। ठीक है, कई ऐसे लोग भी आएंगे जो आके बोलेंगे भाई हायर यूनिवर्सिटी से पढ़ के आएंगे, जो लोग कहेंगे कि नहीं विलियम क्रूक्स ने किया था, तो फलाने ने किया था, ढिकाने ने। तो मैं अभी फिलहाल में जे टॉमसन के साथ चलूँगा, दुनिया इनके साथ चल रही है, बड़े लेवल के साइंटिस्ट थे, इनको ऐसे थोड़ी ना बेइज्जती होने देंगे, मतलब इनकी। मैं जे थॉमसन मान के चलूँगा। ठीक है, किसी को कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं, कि इन्होंने खोजा था, यानी जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये काम वो कर रहे थे, उन्होंने ये सब बताया था। फिलहाल के लिए ऐसे एज्यूम करते हैं। फिर आते हैं मतलब दूसरे पार्टिकल को निकालते हैं, प्रोटॉन को। लेकिन जब प्रोटॉन को निकालते हैं तो बड़ा ज़्यादा हमको क्या करना पड़ा, मशक्कत मेहनत करना पड़ा, तब जाके प्रोटॉन निकला। समझ पा रहे हैं, प्रोटॉन को निकालना पॉसिबल नहीं था। यहाँ से मैंने ये देख लिया कि एक बार प्रोटॉन निकालने के बाद मैंने ये सोच लिया कि अब दूसरी बार प्रोटॉन को नहीं निकालूंगा। ठीक है, इतना मेहनत करना पड़ा। और जब इसको निकाला तो फिर इसकी प्रॉपर्टी चेक की गई, तो ये पता चला कि ये कैसा चार्ज लेके बैठा है, पॉजिटिव, और कितना, जितना इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, यानी इसके पास भी कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। ठीक है ना, चार्ज को हम किस में नापते हैं, कूलम में। जैसे लंबाई को मीटर में नापते हैं, मास को किलोग्राम में, वैसे चार्ज को किस में नापते हैं, कूलम में। चार्ज क्या अभी बताया भी था और पता भी चल जाएगा। और इसका जो मास है, तो इसका मास कितना नजर आया, तो इसका मास नजर आया 1.67 × 10⁻⁻27 kg।
ठीक है। दूसरी बात, अब मैंने क्या किया, अभी जस्ट मेरे पीछे कौन आया था, इलेक्ट्रॉन आया था, तो मैंने इससे कंपैरिजन किया। इससे कंपैरिजन करने पे मुझे ये पता चला कि दोनों के पास चार्ज सेम है, इसके पास भी उतना ही है जितना मेरे पास है, लेकिन मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है, और मेरे इसके पास क्या है, निगेटिव है, पहली बात। तो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा सर? सर चार्ज वो प्रॉपर्टी होती है जिसके पास चार्ज आ गया, दैट मीन्स इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब यह है कि वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसके पास चार्ज है उसको खींचना या ढकेलना स्टार्ट कर देगा। अगर चार्ज नहीं आया तो उसके पास ये गुण नहीं होगा, लेकिन अगर ये चार्ज वाली प्रॉपर्टी आ गई तो ये दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचना या ढकेलना स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर चार्ज आएगा तब, चार्ज नहीं आएगा तो नहीं। तो इसका मतलब सर चार्ज को लाना पड़ता है, हाँ चार्ज को लाना पड़ता है, चार्ज अपने आप नहीं आता, पहली बात याद रखिएगा। चार्ज छुपी हुई प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, है तो पदार्थ के अंदर ही, देखिए कहाँ से लेके आए, पदार्थ के अंदर ही तो सब चल रहा है। लेकिन आपको क्या नजर आ रहा है, ये देखिए मार्कर है, इस मार्कर के अंदर है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, है ना, इनके चिपका ले रहा है, ये मार्कर दूसरे मार्कर को चिपका पा रहा है, नहीं चिपका पा रहा है। लेकिन अब अभी हम कुछ ऐसा कर दें तो ये चिपकाना स्टार्ट कर देगा, नहीं कर देगा। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास लेके जाइए ये नहीं चिपकाएगा, लेकिन अभी आप इसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर दीजिए तो ये फिर क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा चिपकाना। जैसे आप लोग छोटे क्लासेस के अंदर सीखे होंगे, ऐसे रगड़ते होंगे, रगड़ने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल होते होंगे कागज के, और उसके बाद उसके पास लेके जाते होंगे, दर्न से क्या हो जाएगा, चिपक। आप करोगे फेविक्विक की जरूरत नहीं है कागज चिपकाने के लिए, है ना, ठीक। तो ये सब कहाँ से आता है, कुछ करने पे आता है, यानी छुपी हुई प्रॉपर्टी है चार्ज, कुल ले दे के मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इससे ये पता चला कि ये दोनों उल्टा काम करते हैं। अब ये क्या करता है, तो ये निगेटिव वाले को देखो, चार्ज की प्रॉपर्टी होती है भैया, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सेम अगर है, सेम है तो ढकेलेगा यानी दूर भागेगा, ठीक है ना। रिपल्सन होगा, क्या होगा, रिपल्सन, रिपल्सन मतलब दूर भगाएगा या दूर भागेगा या ढकेलेगा, या सीधा सीधा मैं जो बोलना चाहता हूँ वही मैं बोलूँगा, पुश करेगा, ठीक है। या सर नो, नीचे तक दिखाई दे रहा है, बड़े रेंज का कैमरा है, पूरा दिखाई देगा। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज की कि अगर डिफरेंट हो गया, डिफरेंट हो गया तो अट्रैक्शन आ जाएगा। हाँ सही है, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, आकर्षण मतलब खींचेगा, क्या करेगा, हाँ ठीक है, यानी पास बुलाएगा, और पास बुलाने का मतलब पुल करेगा, पुल मतलब खींचना होता है, पुश मतलब ढकेलना होता है। दैट मीन्स सर ये फोर्स वाली कहानी हो गई है, तो हाँ ये फोर्स ही तो है, इसी को तो मुझे एक्सप्लेन करना था, ये भी तो मुझे लाना था, समझ पा रहे हैं। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया तो कहानी आ गई, लेकिन अभी चार्ज में आई नहीं, अभी और स्टोरी समझते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ में आ गया, सेम चार्जेस तो किसके, अच्छा इनके प्रोटॉन्स आपके, रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इनकी डिस्कवरी किसने की थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, पापा नहीं थे, डिस्कवरर थे, ठीक है। ध्यान देंगे, डिस्कवरी प्रोटॉन की किसने की थी, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, पूरा इज्जत से नाम लीजिए, हाँ पूरा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले आके इस पे विवाद कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और आपको जान के खुशी होगी कि ये जो थे इनके चेले थे, समझ पा रहे हैं, स्टूडेंट थे, जे थॉमसन के स्टूडेंट थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, सच्चाई यही है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ से इतनी बात को पहले सेमराइज करो, पहले दो बातें पकड़ो। पहली बात तो मास इसका और इसका मास देखो, तो दोनों का मास अगर कंपेयर करोगे, पहले चार्ज कंपेयर किया तो ये पता चला कि दोनों का सेम है, लेकिन अपोजिट वाली कहानी है। अपोजिट मतलब इसका चार्ज और इसका चार्ज क्या है, अलग अलग है, इसका प्लस है इसका माइनस है। तो यानी ये बताओ अगर प्लस और माइनस है तो इस कंडीशन में डिफरेंट चार्जेस हो गए, डिफरेंट चार्जेस हो गए, इसका मतलब अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन मतलब खींचेगा, खींचेगा मतलब पुल होगा, है ना। दैट मीन्स ये दोनों पास आना चाहेंगे, यही होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ आना चाहेंगे, पास आना चाहेंगे। ये कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, मास के अकॉर्डिंग चलूं तो देखा जाए तो मास जो है इलेक्ट्रॉन का और मास जो है प्रोटॉन का, तो उसमें सबसे ज्यादा भारी कौन होगा, इन दोनों के कंपैरिजन में प्रोटॉन का मास ज्यादा है। यानी यहाँ से एक तीसरी बात यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, तीसरी बात नहीं है कि ये याद रखिएगा कि मास ऑफ प्रोटॉन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MP। अब MP मतलब मध्य प्रदेश मत पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो MP अगर मध्य प्रदेश पकड़ेंगे तो ME क्या पकड़ेंगे भाई, मजबूरी हो जाएगी। तो मजबूरन यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है,
तो 1/1837वां भाग होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वह प्रोटॉन के मास का 1/1837वां भाग होता है। दैट मीन्स अगर हम प्रोटॉन के 1837 भाग कर दें, एक प्रोटॉन कण के 1837 भाग कर दें, तो जो एक कण मिलेगा 1837 में से एक कण, उसका जो मास होगा वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगा। तो सोचो, इलेक्ट्रॉन के 1837 कण मिलाने पे एक प्रोटॉन का कण बनेगा। कहने का अर्थ यही है ना, है कि नहीं है? तो ज़्यादा बड़ा है कि नहीं बड़ा है मास किसका? प्रोटॉन का। समझ में आया? बिल्कुल। यानी ये भारी है और ये क्या है? हल्का है। अब इसकी अपेक्षा देखा जाए तो यार इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, बहुत कम है। दैट मीन्स लगभग 0 के बराबर मान लेते हैं हम। इसका मतलब यार ये समझूं मैं, तो एक प्रोटॉन के एक परमाणु के अंदर बाहर ज्यादा हल्का मास होता है। सबसे ज्यादा मास तो कहाँ रखा गया है? बीच में। यानी सबसे ज्यादा भारी पोर्शन कहाँ है? कहाँ पे है? बीच में, यानी नाभिक में। किसके कारण बोल रहे हो? प्रोटॉन। अभी न्यूट्रॉन तो बचा हुआ है। अब न्यूट्रॉन की स्टडी करते हैं हम लोग। इन लोगों को समझ लिया? मिटा दूं मैं? आउज गौज लिखा है लेकिन आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे प्रोटॉन की बात करते हैं। ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा लेकिन आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे, पेशेंस के साथ बैठे रहेंगे। और जब डीप में जाएंगे तो थोड़ी बहुत तो समस्या होगी। पैरासीटामॉल साथ में है, ये टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। पैरासीटामॉल WHO कहता है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे देगा। ठीक है, तो दिक्कत बिल्कुल नहीं लेंगे। फिलहाल में बस हवा देखते रहिए, हवा आती रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा न्यूट्रॉन की बात। तो न्यूट्रॉन की कहानी अगर हम समझे, न्यूट्रॉन के बारे में जब मैंने स्टडी की तो देखा इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज। ना ही किसी को पास बुलाता है, ना किसी को दूर भगाता है ना? अगले वाले के पास चार्ज हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं चार्ज है तो भी फर्क नहीं पड़ता, ना ही किसी को पास बुलाएगा ना दूर भगाएगा। ठीक है, तो और इसका मास देखा गया, तो इसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर है ना? लगभग बराबर है। अगर प्रोटॉन के मास से भी कंपैरिजन किया जाए तो इसका मास थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। फिर फिलहाल में हम मान लेंगे कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और वो कितना होगा? 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, यही आएगा आपका। जो प्रोटॉन का था वही न्यूट्रॉन का होगा। तो इसका मतलब ये भी भारी है, प्रोटॉन के बराबर ही है, हाँ ना? तो इसका मतलब यार देखो, जितने भारी कण है कहाँ पे है? बीच में है। तो इसका मतलब ये एटम का अगर मैं मास निकालूं, एक एटम का मास ऑफ एटम, तो उस मास ऑफ एटम की अगर मैं बात करूं तो जो पूरा परमाणु का मास होता है किसके कारण होता है? न्यूक्लियस के कारण। हाई कुल तो सब खोखले हैं, है ना? एक तो दूर दूर बैठे हैं और भारी है ये नहीं है, हल्के हैं सबके सब, है ना? इनके कंपेरिजन में तो बहुत हल्के हैं। तो इस कंडीशन में मैं ये बोल सकता हूँ कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खाली होता है। खाली क्यों होता है? क्योंकि हल्का होता है। हल्का है मतलब खाली है, गैप भी देख ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पे है? घनापन कहाँ पे? यहाँ पे। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। अच्छा, इतनी बात और समझ में आ गई तो एक बात और समझिए चार्ज की कहानी पे। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, केवल और केवल प्रोटॉन पे चार्ज है। तो अगर केवल प्रोटॉन पे चार्ज है दैट मीन्स प्रोटॉन कहाँ पे? नाभिक पे। इसका मतलब पूरे नाभिक के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। प्रोटॉन का चार्ज मतलब पूरे नाभिक के ऊपर प्लस चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ पे है? नाभिक के अंदर है, और बहुत छोटे पोर्शन में। इसका मतलब पूरा चार्ज किसके अंदर है? नाभिक के अंदर। तो पूरे नाभिक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बाहर कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज। तो क्या ये नाभिक खींचेगा? हाँ या ना? बिल्कुल। तो ये नाभिक क्या करता है? यानी नाभिक के अंदर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन क्या करते हैं? इनको खींच के रखते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। और अभी जस्ट मैंने देखा कि अगर डिफरेंट चार्जेस हैं, क्या है? डिफरेंट चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे। अब आपके मन में जो प्रश्न उठना चाहिए, जो अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था कि अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? पुल करेंगे, पुल मतलब खींचेंगे, और पुल और पुश का मतलब क्या होता है? फोर्स। इसका मतलब यहाँ पे सर फोर्स आएगा, और वो फोर्स कौन सा है? दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि भैया इलेक्ट्रॉन को आखिर नाभिक कैसे खींच के रखता है, किस फोर्स के कारण खींच के रखता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत स्थितिकी बल, स्थैतिकी बोल देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। स्थैतिकी बल। हो गया, वेरी गुड। अब इसको नहीं पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो पढ़ लीजिए, थोड़ा और पढ़ लीजिए। हम बहुत छोटे थे तो बहुत याद कर
अच्छा इससे भी छोटे थे तभी पढ़ लिए थे। अच्छे वाले हैं कह तो रहे हैं। एमआरसी क्या बताएं, आप इंट्रोडक्शन देंगे इन लोगों को, क्योंकि ये लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आप छोटे पर से पढ़ लिए हैं तो आप बहुत बड़े रहे होंगे, तो एक बार आपसे मिलवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये लोग थोड़ा डाउट में चले जाएंगे। आपसे मिलवा दिया जाए, मिलेंगे इन लोगों से। अरे हाँ ना बोलिए, काहे कापी लहरा रहे हैं, ऐसा बैठ जाइए आप। इनको वर्क दे दिया गया है, मैम आपने वर्क दे दिया इनको, वर्क दे दिया गया, तो अगर वर्क दे दिया गया तो भेज दीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, बस मतलब गुस्साइएगा मत आप लोग, हम समझ रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं हमको खड़ा खड़ा मतलब बैठा के आप बतियाना स्टार्ट कर दिए, कोई बात नहीं, बतियाएंगे नहीं, हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से ये समझ में आया, यहाँ से ये समझ लीजिएगा कि भैया जिस बल के कारण ये अट्रैक्ट कर रहे हैं उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। और जिस बल के कारण ये एक दूसरे को ढकेलेंगे वो भी कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल ही होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होगा। तो एक बात याद रखिएगा कि दो चार्जेस के बीच में और वो दोनों के दोनों क्या हो, रुके हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चार्जेस जो रुके हो, यहाँ पे याद रखेंगे कि ये दोनों क्या है, रुके हुए हैं। नाभिक रुका हुआ है, इलेक्ट्रॉन भी फिलहाल के लिए मैं क्या मान रहा हूँ कि रुका हुआ है। तो इस कंडीशन में इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। याद रख लेंगे, क्या बोला मैंने कि दो चार्जेस जब क्या है, रुके हुए हैं, तो उनके बीच में लगने वाला बल यानी खींचने और ढकेलने वाला बल। सेम चार्जेस होंगे तो ढकेलेंगे और अपोजिट होंगे तो यानी डिफरेंट होंगे तो खींचेंगे। तो किस बल के कारण खींचेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। लेकिन कब के लिए अप्लाई है ये, जब ये रुके रहेंगे स्टैटिक पोर्शन में। क्लियर है। अब कई लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये इलेक्ट्रॉन मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज कैसे आता है, वो भी बता देते हैं हम, है यहाँ तक पहुँच गए तो वो भी पकड़ लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज कैसे आता है ना। तो नॉर्मली अगर मान लीजिए चार्जेस है, तो मेरे मन में जो पहला प्रश्न उठता था वो ये उठता था कि अगर मान लीजिए चार्जेस हैं तो इसका मतलब एक पूरे एटम के ऊपर चार्ज होगा। जैसे नाभिक के ऊपर पूरा प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो पूरे एटम के ऊपर भी तो चार्ज होना चाहिए, क्योंकि अंदर तो चार्जेस ही भरे हैं। जैसे नाभिक के अंदर प्रोटॉन भरा है तो नाभिक के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, वैसे नाभिक के पूरे एटम के अंदर तो प्लस माइनस दोनों भरे हैं, तो पूरे एटम के ऊपर भी चार्ज आना चाहिए था। अगर पूरे एटम के ऊपर चार्ज आ रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे एटम है, सभी एटम के ऊपर चार्ज आता है, यानी पूरे सब्सटेंस के ऊपर क्या आ जाता, चार्ज आ जाता, आ गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर चार्ज आ गया होता तब तो ये चिपकाता ना किसी दूसरे वाले को, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से चिपक रहा होता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। इसका कारण क्या है, यानी चार्जेस नहीं है। तो क्यों नहीं है इसको आप समझते हैं। आई थिंक यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब दो चार्जेस के बीच में लगने वाला बल। क्लियर है, हाँ या ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्लियर है, कैसा नू, वेरी गुड। वैसे न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक साहब ने की थी। और इत्तेफाक की बात ये भी चेले थे, किसके, रदरफोर्ड साहब के। जे थॉमसन के चेले रदरफोर्ड के चेले जे थॉमसन, जेम्स चैडविक। अरे हम तो आपका टेस्ट ले रहे होते हैं, वैसे ही जब भूल जाएंगे तो ऐसे ही बोलेंगे, क्या करेंगे। क्रिस्टल क्लियर रही है, कोई टेंशन नहीं रहेगा तब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अच्छा मान लीजिए, अगर मान लीजिए एक पार्टिकल ए है, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस। दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, इसके ऊपर भी कैसा चार्ज है, प्लस। दोनों रुके हुए हैं, इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा कैसा रहेगा, पुश वाला कि पुल वाला, ढकेलने वाला खींचने वाला। सेम चार्जेस हैं तो ढकेलेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। किस बल से भागेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल से। अच्छा ए पे पावर माइनस चार्ज है, बी पे पावर प्लस चार्ज है। अब अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे की ओर आएंगे, यानी पास आएंगे। और किसके पास, बी वाला ए को खींचेगा कि ये वाला बी को खींचेगा, दोनों एक दूसरे को खींच रहे होंगे। अरे भाई ऐसे कहानी चल रही होती है, कहानी ऐसे कि एक कदम ये चल रहा होता है, एक कदम ये चल रहा होता है। ऐसा नहीं होता बी चुपचाप रुका होता है, आओ बेटा तुम आओ, हम तो पॉजिटिव हैं, हम नहीं आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, दोनों एक साथ आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा ऐसे ही मान लीजिए बी पे निगेटिव है, ए पे निगेटिव है, अब फिर से रिपल्सन होगा, दूर भागेंगे, सेम चार्जेस दूर भागेंगे। कितने फोर्स से भागेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए। F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही वो फोर्स है जो न्यूटन साहब के फोर्स की तरह है,
जैसे न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था जहाँ पे कैपिटल G m1 m2 अपन r स्क्वायर था, वैसे यहाँ पे भी है। अब इसके कॉन्सेप्ट समझिएगा, देखिए हो गया गेम। चलिए जान दीजिए, अब उस बारे में नहीं बता सकते, थोड़ा सा खतरनाक है वो। ये रहा एक चार्ज Q1 और एक दूसरा चार्ज है Q2। चार्ज है यानी दो बॉडी है और क्या है, चार्ज है, ठीक है। अब मान लेता हूँ कि इनके बीच की दूरी r है, इनके बीच की दूरी r है। सपोज कर ले रहा हूँ इस Q1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और Q2 के ऊपर माइनस चार्ज है, तो दो अलग अलग चार्ज हैं। अब ये Q1 Q2 है, तो Q1 और Q2 क्या है, तो सर Q1 ये बता रहा है कितना है, कितना मतलब नंबर। Q2 भी क्या बता रहा है, कितना है, नंबर। R क्या बता रहा है, कितनी दूरी है ना। तो इनके बीच में लगने वाला बल यानी खींचा जाएगा, तो कितने बल से खींचा जाएगा इसको हम कैसे निकालेंगे, F = K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, ऊपर लिखे तो हैं, ठीक है। जिसमें K क्या होगा, K होगा कांस्टेंट, K क्या होगा, कांस्टेंट। आया समझ में, इसको कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं बताइए। यूनिवर्सल कांस्टेंट वहाँ पे होता है ग्रेविटेशन के अंदर, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोल दीजिए। समझ में आ रहा। अभी फिलहाल में आप इतना ही करिए, अभी बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे हमारे, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब इसकी भी क्या होगी, एक फिक्स वैल्यू होगी, और इसकी फिक्स वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9, ठीक है। 9 × 10⁻9 माइनस में नहीं होता है, ε0 का होता है, 8.85 × 10⁻12 होता है। यहाँ पे ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो 9 × 10⁻9, ठीक है। आप करके देखिएगा क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा, देखिए ये क्या है, कांस्टेंट है, जैसे G कांस्टेंट है वैसे ये भी कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर। जैसे वहाँ पे kg स्क्वायर हो रहा था, बस यहाँ पे कूलाम स्क्वायर, बाकी सब चीज़ें सेम है। फिलहाल में इतना याद रखेंगे। और हाँ, याद रखेंगे कि वहाँ पे और यहाँ पे स्थिति चेंज है। जैसे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स में कैपिटल G था, तो दुनिया के किसी कोने में लेके जाइए, बीच में कुछ भी रख दीजिए, चेंज नहीं हो रहा था। यहाँ पे होगा मीडियम चेंज होने, मतलब इन दोनों के बीच में अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसके आने से इफेक्ट पड़ेगा फोर्स के ऊपर, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कांस्टेंट हो सकता है क्या हो जाए, चेंज। मैंने हो सकता है इसलिए बोला क्योंकि आप मीडियम नहीं पकड़ पाएंगे तो दिक्कत है। एक बार और समझा दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक्चुअल में ये लिखा गया है कि भैया अगर दो चार्जेस, मतलब दो बॉडी हैं जिनके ऊपर चार्ज है अलग अलग, मैंने मान लिया कि एक बॉडी जिसके ऊपर चार्ज कितना है, Q1 है और पॉजिटिव है, दूसरा बॉडी जिसके ऊपर चार्ज Q2 है। Q2 मतलब यहाँ पे चार्ज मतलब नंबर में बताया जा रहा है। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना देखा है, माइनस में 1.6 × 10⁻−19, वो नंबर बताया कि नहीं बताया, वैसे ही यहाँ पे हम बोल रहे हैं, ठीक है। फिलहाल मैं Q1 और Q2 में मान रहा हूँ, ओके। तो इस तरीके से अब मैं मान लेता हूँ कि इनके बीच की दूरी कितनी है, इतनी है r, तो इनके बीच में लगने वाला बल कितना होगा, इतना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले से। ये सेम फार्मूला कैसा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी शक है कैलकुलेट करने में, तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला, छोटा सा क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा। मैंने मान लिया कि सपोज करिए कि एक बॉडी है Q1, इस Q1 के ऊपर कितना है, मतलब ऐसे समझ लेते हैं। एक बॉडी A है, इस A पर कितना कूलाम है, 3 कूलाम चार्ज है। कितना कूलाम चार्ज है, 3 कूलाम +3। और B है, B के ऊपर कितना चार्ज है, तो -3 कूलाम है। कितना है, -3, ठीक है। और ये दोनों के दोनों कितनी दूरी पर रखे हैं, 1 मीटर दूरी पर रखे गए हैं। कितने मीटर दूरी पर, 1 मीटर दूरी पर। तो पहली बात तो अट्रैक्शन होगा, खींचे जाएंगे, तो कितने बल के साथ खींचे जाएंगे, यानी कितना न्यूटन बल लगेगा, बल मतलब न्यूटन ना, कितने न्यूटन बल के साथ ये खींच रहे होंगे, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, F = K होता है, K का मतलब 9 × 10⁻9, ठीक है। और गुणे Q1 Q2, तो Q1 की वैल्यू कितनी है भैया, तो +3 है, इंटू Q2 की वैल्यू -3 है, पूरे के नीचे क्या होगा, r स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर ना, तो 1 रख दिया और 1 का स्क्वायर। F = कितना होगा, 9 × 10⁻9। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 तरीके 9 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो पूरे के आगे माइनस लग जाएगा, -3 तरीके 9, और 9 का गुणा 9 में, 9 9 81 × 10⁻9 न्यूटन। और वो भी किस में लगेगा, माइनस में। माइनस में क्यों लगेगा, डिस्टेंस घट रही है, डिस्टेंस क्या हो रही है, घट रही है, अपोजिट चल रहा है फोर्स के, ठीक है। फोर्स के क्या चल रहा है, अपोजिट। अभी माइनस प्लस में कंफ्यूज मत होइएगा,
आगे जाके ये चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। अभी मैं इस पर चला जाऊँगा तो फिर लेक्चर आज ख़त्म ही नहीं होगा, तो आज पूरी रात आपको ऐसे ही बैठना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो बस अभी जस्ट यहाँ पे क्या है, टीज़र है, ट्रेलर बाद में देखा जाएगा, पिक्चर तो पूरी बाकी ही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। अब क्वेश्चन ये देख लेते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आता है और क्यों आखिर कोई बॉडी न्यूट्रल होती है। तो इसका कारण क्या है, बहुत सिंपल है। एक एटम के अंदर अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो मान लो अगर सपोज कर ले रहा हूँ मैं कि एक ऑब्जेक्ट है या एक एटम है, उस एटम को पकड़िएगा। उस एटम के अंदर, अब एटम को बनाऊंगा ही नहीं मैं, है ना, डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि भाई 10 इलेक्ट्रॉन है, क्या है 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 100% कितने प्रोटॉन होंगे, 10 प्रोटॉन होंगे ना। अब 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 10 माइनस चार्ज और 10 प्रोटॉन मतलब 10 प्लस चार्ज। तो मैं टोटल चार्ज निकालूंगा। टोटल चार्ज मतलब जितने चार्ज हैं सबको जोड़ दीजिए। तो एक क्या है भैया, -10 है, दूसरा वाला +10 है, दोनों को जोड़ूंगा, आंसर क्या मिलेगा, 0। तो एक एटम के ऊपर टोटल चार्ज कितना हो रहा है, 0। क्यों हो रहा है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट बढ़ जाए तो चार्ज आ जाएगा। तो एक एटम के ऊपर नॉर्मल वे में देखा जाए, नेचुरली देखा जाए, तो फिर क्या होता है, टोटल चार्ज कितना होता है, 0। यानी इस एटम के ऊपर 0 है, तो इस एटम के अंदर भी 0 होगा, इसके पास भी 0 होगा, तो सबके पास 0 है, सभी पार्टिकल के पास 0, तो पूरे सब्सटेंस के पास क्या हो गया, 0। लेकिन अगर हमने कुछ तिगड़मबाजी की और कहीं से भी इन नंबर्स के अंदर वेरिएशन ला दिया, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को घटा बढ़ा दिया, तो आ जाएगा चार्ज। अब उसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है कि मैंने बोला था मैं एक बार प्रोटॉन को निकाल दिया, न्यूट्रॉन को निकाल दिया, अब जीवन में दूसरी बार नहीं निकालूंगा। दैट मीन्स उनको निकालना पॉसिबल नहीं है। देखो इसीलिए मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। अब यही तो समझना था आपको। यहाँ से एक फोर्स आप अपने आप समझ सकते हो। एक फोर्स क्या है, जिसको आप बोलते हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक्चुअल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इतने भयंकर फोर्स से बंधे होते हैं, इस दुनिया का सबसे तगड़ा फोर्स इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। इतने तगड़े फोर्स है कि इनको छुड़ा के दिखाइए, संभव नहीं है। और अगर आपने प्रयास भी कर दिया, अगर मतलब छुड़ा दिया, तबाही आ जाएगी। समझ पा रहे हैं, क्या आ जाएगी, तबाही। इन दुनिया का सबसे तगड़ा फोर्स है, समझ पा रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स से 3900 गुना, सॉरी नॉट 3900 गुना, 10⁻39 गुना तगड़ा फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जितना है उससे 10⁻39 गुना, उस फोर्स के 10⁻39 गुना तगड़ा फोर्स होता है। तो आप समझ सकते हो कितना, 10⁻39 मतलब कितने, एक के आगे कितने जीरो, 39 जीरो। अब अरब खरब में आप गिनते रह जाएंगे। समझ पा रहे हैं, उतना तगड़ा फोर्स है। तो सबसे तगड़ा फोर्स कौन है, ये है। बस मैं इतना आपको समझा रहा हूँ। अगर आपने इसको छुड़ा दिया, यानी दोनों को चाह अलग करना, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इतने भयंकर फोर्स से बंधे होते हैं कि भैया अगर आप चाह रहे हैं कि इनको अलग करना, तो अलग करेंगे तो एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा और तबाही आ जाएगी। जो आप न्यूक्लियर वेपन बोलते हो, भैया ध्यान से देखिए, न्यूक्लियर वेपन जो आप देखते हो, तो न्यूक्लियर वेपन के अंदर होता क्या, यही तो होता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में बिखराव किया जाता है। बिखराव मतलब इनको हटाया जाता है या प्रोटॉन को निकाला जाता है न्यूक्लियस से। प्रोटॉन को निकालने का मतलब न्यूट्रॉन से अलग किया जाता है, और न्यूट्रॉन से अलग करने का मतलब आप इन फोर्सेस को ब्रेक करना चाहते हो। और फोर्स का मतलब ये होता है कि एनर्जी। अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, दैट मीन्स क्या आ गई है उसके पास, एनर्जी। तो यहाँ पे इतना तगड़ा फोर्स, इसका मतलब उतनी तगड़ी एनर्जी, और आप तोड़ोगे उस फोर्स को, दैट मीन्स एनर्जी रिलीज होगी। समझ पा रहे हैं, तो वही एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। समझ पा रहे हैं, और वही न्यूक्लियर वेपन के अंदर यूज किया जाता है। इसीलिए परमाणु बम का नाम सुनेंगे, एटम बम। एटम बम में होता क्या, यही होता है। देखते हैं ना, एक बार एटम बम फेंका जाएगा तो फिर क्या होगा, तबाही आ जाएगी। जो आई थी, कब आई थी, 8 अगस्त और 11 अगस्त 1945, हिरोशिमा और नागासाकी। दुनिया ने सबसे पहली बार क्या देखा था, एटम बम, जिसको किसने चलाया था, अमेरिका द्वारा। कहाँ पे, जापान में। हिरोशिमा और नागासाकी कहाँ है, जापान में, क्योंकि जापान उस समय तबाही मचा रहा था, अमेरिका के लिए भी समस्या खड़ी कर रहा था, इसलिए अमेरिका ने छुपा के रखा था एटम बम। और देखिए उसके बाद इतनी भयंकर तबाही आई कि आज तक जापान उस तबाही से निकल नहीं पाया। समझ पा रहे हैं, उसका प्रभाव आज तक है। तो इतनी खतरनाक तबाही ला सकता है कौन, क्या बोल रहे हैं सर, हाँ उनके अनुसार 7 पुश्तों तक वो तबाही झेली गई। सही है भाई।
ठीक है। और अमेरिका ने चलाने के बाद सोचा कि भाई मैंने गलती कर दी। समझ पा रहे हैं? अमेरिका को भी इस बात का अफसोस है, और इसी कारण आज तक जिम्मेदारी पूरी पूरी जापान की कौन लेके बैठा है? अमेरिका। वही होता है ना, जैसे आप मार देते हैं किसी को, गलती के कंडीशन में आप मार दिए, मारने के बाद आपको अफसोस होता है कि हमने गलती कर दी, मार दी, तो मजबूरन आपको क्या करना पड़ता है? उसकी दवा करानी पड़ती है ना। वही सेम कहानी है अमेरिका के साथ, अमेरिका और जापान में। जापान की आज तक जिम्मेदारी कौन लेके बैठा है? अमेरिका। जापान केवल और केवल फोकस्ड है अपने काम करने पे। जापान के पास टेक्नोलॉजी क्या है, डेवलप्ड होती जाती है, लेकिन जापान के पास अपनी कोई फोर्स नहीं है। वहाँ पे किसकी फोर्स है? अमेरिका की। जापान को अगर कोई टच भी करने जाएगा तो कौन आएगा सबसे पहले? आया समझ में? क्लियर है? ठीक। तो एक बात समझिएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स है वही सबसे दुनिया का सबसे तगड़ा फोर्स है, और वो कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। समझ पा रहे हैं? देखिए मैं जाने अनजाने में कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। आप समझ गए कि प्रबल नाभिकीय बल कहाँ पे पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। इसको निकालेंगे तो कितनी तबाही आएगी आप समझ चुके हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल। अब यहीं से थोड़ा सा और समझ लीजिएगा कि भैया जैसे आप जानते हैं कि नाभिक होता है, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बल लगता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और समझिएगा कुछ और भी हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। पॉजिट्रॉन होता है, मेसॉन होता है, और भी पार्टिकल होते हैं। तो उनके साथ देखिए उनका जो चार्ज होता है इस इलेक्ट्रॉन से तगड़ा होता है। उनका जो चार्ज होता है, उनकी जो मतलब पावर होती है इस इलेक्ट्रॉन से क्या होती है? तगड़ी होती है। तो उनका इनके साथ, किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ जो फोर्स लगता है उसको हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। फिर से बहुत जरूरी था, नहीं तो यहाँ पे आप फंस जाएंगे। वीक न्यूक्लियर फोर्स मतलब भैया जैसे देखो मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, पहले ध्यान से देखो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। नाभिक का इलेक्ट्रॉन के साथ जो फोर्स लग रहा है, नाभिक का इलेक्ट्रॉन के साथ, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। और इसी नाभिक का, इसी न्यूक्लियस का बाकी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन हो गया, मेसॉन हो गया, बोसॉन हो गया, कई सारे पार्टिकल आपको ऐसे मिलेंगे। तो उनके ऊपर जो ये फोर्स लगाता है, यानी न्यूक्लियस जो फोर्स लगाता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पॉजिट्रॉन, मेसॉन, बोसॉन, ETC, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं। इनके ऊपर जो फोर्स लगता है वो क्या होता है आपका? वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। ठीक है। तो दो फोर्सेस तो आप क्लियर कर लिए हो। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही बाद में क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर सबमर्ज हो जाएगा। ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? दो फोर्सेस शुरुआत के और लास्ट के खत्म कर लिया आप लोगों ने। अभी हम लोगों ने ये नहीं समझा कि चार्जेस आते कैसे। चार्जेस मैं अभी 2 मिनट के अंदर समझ खत्म कर देता हूँ, फिर मैग्नेटिक फोर्स, और उसको कल समझ कर लेंगे। ठीक है। जितना भी बताया है आज इंपॉर्टेंट था, तो इसको थोड़ा सा समझ के रखिएगा। मैं समझ रहा हूँ कि रात हो रही है तो दिक्कत होगी आपको। अब हमने देखा कि हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर क्या होता है एक एटम के अंदर? सेम होता है, इसलिए उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन आपने ये भी देख लिया कि प्रोटॉन को तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। छेड़छाड़ किसको करेंगे हम? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को ईजी है निकालना, मतलब एकदम ईजी नहीं है, ईजी है ना। मतलब ईजी बोल दिया तो जो मन करेगा सूक्ष्मदर्शी लिए ऐसे कोच के बाहर, ऐसा नहीं। समझ पा रहे हैं? हाँ, मतलब इजी है तो मतलब ऐसे कि इलेक्ट्रॉन को निकाल, वहाँ भी एनर्जी है। जहाँ फोर्स लगेगा एनर्जी लगेगा। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगा है ना, तो वहाँ भी एनर्जी है। फोर्स लगा मतलब एनर्जी है। तो अब आप किसी को निकालेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, वहाँ भी निकलेगी। समझ पा रहे हैं? तो उसके लिए आपको भी तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कहानी ऐसी भी होगी। अब एकदम ईजी मत समझ लीजिएगा। देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब होता क्या है कि हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं? निकाल देते हैं। एनर्जी दे लेके ऐसे सेटलमेंट करके इलेक्ट्रॉन को किसी तरह निकाल देते हैं। तो सपोज करिए मैंने एक एटम से, जिसके अंदर पहले 10 इलेक्ट्रॉन था, अभी जस्ट आपने बोला 10 इलेक्ट्रॉन था, 10 प्रोटॉन था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को भगा दिया यहाँ से। और भगाते भी कहाँ से? एकदम नज़दीक, नाभिक के नज़दीक से नहीं भगाते हैं। जितना नज़दीक रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया जितनी दूरी कम उतना तगड़ा फोर्स, जितना दूरी ज़्यादा फोर्स कम होते जाएगा। इसको पकड़िए। आर क्या बताता है? दूरी। जितना दो चार्जेस नज़दीक रहेंगे उतनी दूरी, ऐसे उतना फोर्स ज़्यादा लगेगा।
और जितना दूर होते जाएगा दो चार्ज उतना ही फोर्स कम। सेम टू सेम कहानी चल रही है ग्रेविटेशनल फोर्स वाली, है ना, कि दो मासेस जितने दूर रहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी कम। तो वैसे ही हम अगर बात करें तो जस्ट अभी हमने बताया कि एक एटम है, एटम के बीच में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसके बाहर बहुत सारी कक्षाएं बनी होती हैं। तो आप नॉर्मली समझ सकते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, अब ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये ए पोर्शन पे चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा कि बी वाले पे ज़्यादा लग रहा होगा कि सी वाले पे ज़्यादा लग रहा होगा? सर ए वाले पे ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि ए वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, एकदम नज़दीक है। तो जितना नज़दीक रहोगे तुम उतना ज़्यादा, ठीक है। यानी इस दूर वाले पे कम लग रहा होगा, कम लग रहा होगा मतलब इसको न्यूक्लियस उतना तगड़ा नहीं खींच पा रहा होगा जितना तगड़ा ये खींच रहा है। क्या कुछ है, क्या छिपकली हो गई यार, हाँ ठीक है। देखिएगा यहाँ पे तो इस पे कम लग रहा है तो इसको निकालना आसान है, इसको निकालना इसकी अपेक्षा कठिन है, इसको निकालना और कठिन है, ठीक है। क्या हुआ, ठीक है। तो इसको निकालना आसान है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अरे यार छिपकली है, बैठ जाओ यार, यहाँ पे क्या इसको निकालना ईजी है। तो मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, निकाल लिया। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन तो निकला नहीं है, तो प्रोटॉन अभी भी कितने रहेंगे, 10। तो 10 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया मैंने किसी तरह। अब निकाल लिया तो दैट मीन्स इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 9 और इसके पास 10। टोटल चार्ज देखा जाए, टोटल चार्ज यानी टीसी, तब कितना होगा, कितने माइनस वाले हैं सर, माइनस वाले 9 हैं और प्लस वाले कितने हैं, 10। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दिया, कितना बचेगा, +1। यानी इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, एटम के ऊपर प्लस चार्ज। समझ पा रहे हैं। और अगर ऐसे सभी एटम से निकलेंगे तो पूरे सब्सटेंस के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। क्लियर है, आया ना, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आपने क्या किया, ऐसे ही आपने बाहर से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और दे दिया। देखो आप छेड़छाड़, जो चार्जेस आते हैं किसके कारण आते हैं, इलेक्ट्रॉन के कम या ज़्यादा होने से, प्रोटॉन कम या ज़्यादा नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना। तो मान लीजिए आपने बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंट्री मरवा दी, तो फिर क्या होगा, दैट मीन्स अब कितने हो जाएंगे, पहले 10 थे तब तो बराबर था, लेकिन अभी कितने हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने रहेंगे, 10। तो अब क्या होगा, माइनस चार्ज कितने हैं, 11। मतलब टोटल चार्ज अगर मैं निकालूँ तो टोटल चार्ज कितना होगा, मतलब माइनस वाला कितना है, 11 ठो है, प्लस वाला 10 ठो है, तो टोटल कितना हो गया, -1। यानी कितना आएगा इसके ऊपर, -1। क्लियर है। यानी इस पूरे एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, -1 चार्ज। क्लियर है। तो किसी एटम के ऊपर चार्ज कैसे आता है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इलेक्ट्रॉन जितना बढ़ाओगे घटाओगे उतना होगा। अच्छा अगर मान लो एक एटम है, उसके अंदर मैं 4 चार्जेस क्या कर रहा हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे रहा हूँ, डाल दे रहा हूँ, तो कितने चार्जेस आएंगे उसके ऊपर। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन आएगा अगर एक एटम के ऊपर, तो इसका मतलब उसके ऊपर माइनस चार्ज बढ़ रहे होंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, प्रोटॉन की संख्या वैसे ही रह जाएगी, घटेगी नहीं भाई, वैसे ही रह जाएगी। तो बढ़ गई इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी माइनस चार्ज बढ़ गया। यहाँ पे अगर मान लो उस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, तब इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई और प्रोटॉन की संख्या अभी भी वही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घट गया, इसका मतलब निगेटिविटी घट गई। तो क्या बढ़ जाएगा अपने आप में, पॉजिटिविटी, यानी पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो याद रख लेंगे इस बात को कि इलेक्ट्रॉन निकला तो कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन आया तो निगेटिव चार्ज। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन आया उतना निगेटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन निकला उतना पॉजिटिव चार्ज। तो चार्जेस कैसे आते हैं समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है वो समझ में आ गया, है या ना। और वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है वो भी समझ में आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है वो भी समझ में आ गया। एटम के अंदर की कहानी समझ में आ गई, है या ना। बिल्कुल। अब मेरे पास बस एक चीज़ बची है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो वहाँ पे हमको मैग्नेटिक फोर्स पहले क्लियर कराना पड़ेगा, फिर उनको सबमर्ज कराना पड़ेगा, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म है। क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है और आप इससे ज़्यादा आप नहीं झेल सकते, तो इसीलिए मैं यहीं पे क्या करूँगा, इस वीडियो को पॉज करूँगा, यहीं पे डन करता हूँ। और इस उम्मीद के साथ करता हूँ कि आपको अभी तक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम यहीं पे वीडियो को पॉज करते हैं, यानी एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।